चैप्टर 6 देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? इस कॉइल में अगर कुछ हो, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं और यहां पर इफेक्ट हो, यानी यहां और इसके कारण यहां हो, इसके कारण यहां हो, तो ये म्यूचुअल हुआ, इसे हम म्यूचुअल कहते हैं। और इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मतलब एक के कारण दूसरे पे इफेक्ट। तो यदि दो कंडक्टिंग कॉइल्स हैं, इसको अपने आसपास रखा, तो एक स्टेडी करंट ये पास होगा एक कॉइल में, और अगर आप इसको पास किया गया, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने I1 स्टेडी करंट पास किया, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस कॉइल के साथ जुड़ेगी या आएगी। यदि जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस वाले में हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो यहां पर एक EMF सेटअप हो जाएगा। फैराडे लॉ है ये, और इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यानी कि यहां करंट बहा रहे हैं, इससे एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी या मैग्नेटिक लाइंस उत्पन्न होगी, मैग्नेटिक लाइंस यहां पर जाएंगी और उसके कारण यहां पर भी चीजें डेवलप होगी, यानी EMF और करंट डेवलप होगा। तो इस फिगर को अगर देखें तो दो कंडक्टिंग कॉइल्स हैं आपके सामने, और इसमें इनकी एक कॉमन एक्सिस है, ये वाला कॉइल 1 और ये कॉमन एक्सिस है इस कॉइल 2 के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन एक्सिस है। अब मान लीजिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, यहां पर इस वाले में N1 है, इस वाले में N2 है। अब कॉइल 1 को आपने कनेक्ट किया एक बैटरी से, यहां पर एक बैटरी है, एक की है आपके पास, और एक रियोस्टेट है। जहां पर कॉइल 2 में आपने केवल एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया, इसमें बैटरी नहीं है, दूसरे वाले में बैटरी नहीं है। तो जब एक स्टेडी करंट I1 यहां पर पास होगा इस कॉइल 1 में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी B1, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो लाइनें देख रहे हैं आप नीली नीली, ये आपकी B1 यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस B1 की, वो यहां देखिए यहां तक भी जा रही है, यहां तक यहां लिंक हो रही है। तो इस पोजीशन अगर 1 और 2 को देखें, तो यहां पर एक बायोट-सैवर्ट लॉ हमने पढ़ा था, वो फॉलो होगा। इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स है φ2 जो लिंक होगा कॉइल 2 के साथ, अगर मान लीजिए इसका φ1 है और इसका φ2 है, तो एक φ2 जो भी फ्लक्स लिंक होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट यहां बह रहा है। तो φ2 जो फ्लक्स यहां पर आ रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो किस पे डिपेंडेंट है? वो जो करंट यहां बह रहा है ना, यानी φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहां पर M21 रख देते हैं। M21 इसलिए लिया कि 2 में हो रहा है I1 के करंट के कारण, 2 में फ्लक्स हो रहा है 1 के कारण। तो यदि जो करंट I1 है इसको हमने चेंज किया, तो यहां पर φ2 जो फ्लक्स है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो भी चेंज हो रही है इस कॉइल 2 में। तो एक EMF E2, क्योंकि ये φ2 है, ये जब चेंज हो रहा है तो EMF E2 जनरेट होगा इस कॉइल में। तो E2 कैसे माना जाता है? हम जानते हैं, फैराडे लॉ कहता है कि जो EMF जनरेट होगा वो माइनस d∅dt होता है, क्योंकि φ2 की बात हो रही है, तो E2 हो जाएगा माइनस d∅2/dt। φ2 की जगह हम M21 I1 डाल देते हैं, जो अभी अभी हमने देखा। तो यहाँ पर d/dt में ये M21 क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी था, इसको बाहर ले आइए और di1/dt हो गया। तो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आप देख पा रहे हैं, ये आपका इस इक्वेशन में भी आया, पहले इक्वेशन में भी आया, जो अभी आप पे यहां देखा था इस वाले में, ये वाला। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन इस सिस्टम का जिसमें दो कॉइल्स हो, पहली कॉइल और दूसरी कॉइल, ऐसा हो। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए I1 को आपने 1 कर दिया, अगर आपने कहा कि φ2 जो है वो M21 इंटू I1 है, और आपने M21 को, या चलिए I1 को 1 कर दिया, तो φ2 बराबर हो गया M21 के। इसका मतलब अगर करंट 1 यूनिट है तो φ2 हो गया M21 के बराबर। तो इससे हमें डेफिनेशन मिल गई, किसकी? इसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक है एक कॉइल पे, अगर आपके पास दो कॉइल्स है उसमें एक से लिंक्ड है, पर यूनिट करंट I को हमने 1 माना, I को 1 माना, तो अगर उस कॉइल से वो पास हो रहा है करंट जिसकी 1 यूनिट है, इसी को, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं इन सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स का। ऐसा सिस्टम जिसमें दो कॉइल्स हो। तो ये जी करंट आपका एम्पियर में है, फ्लक्स आपका वेबर में है, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किस में आएगा? वेबर बाय एम्पियर, यानी कि हेनरी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो di1/dt है, अगर ये 1 रख दें आप, तो क्या होगा इस जगह पे? तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस M21 के। E2 बराबर हो जाएगा माइनस M21 की, यहां पर अगर इसको 1 रख दिया जाए तो इससे एक और डेफिनेशन मिल गई कि जो EMF जनरेट होगा एक कॉइल में, मतलब दो कॉइल में से एक कॉइल में, अगर रेट ऑफ चेंज करंट का 1 मान लिया जाए, di/dt 1 मान लिया जाए किसी कॉइल में, तो उसे ही हम म्यूचुअल
इंडक्शन कहेंगे इन दो कॉइल्स के बीच में, राइट। तो अगर हम di1/dt, क्योंकि ये एम्पियर पर सेकंड है, इसको एम्पियर पर सेकंड ले और E2 आपका V वोल्ट में ले, तो जो यूनिट है म्यूचुअल इंडक्शन की वो V/A/S हो जाएगी, यानी कि VSA या VS/A, इसको हम हेनरी कह सकते हैं, राइट। इसको आप आराम से डायमेंशनली वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M की बात जो हो रही है, जिसमें दो कॉइल है, वो किस पे डिपेंड करता है? शेप पे, साइज पे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, उनका ओरिएंटेशन क्या है, सीधे रखे थोड़ा सा टेढ़ा रखा है, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मीडियम जिससे ये कॉइल इस तरीके से वाउंड हुई है, वो मैग्नेटिक मीडियम क्या है। तो अगर आप ये कहें कि चलिए एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, तो मान लीजिए कि अगर हम इस कॉइल 1, जो कॉइल 1 है, इसमें ना करके अगर हम I2 करंट यहां पर फ्लो कराएं इस जगह पे बैटरी में, तो वो भी एकदम सेम चीज होगी, यानी कि इस I2 करंट के कारण यहां पर एक फ्लक्स पैदा होगा, जिसे हम phi1 कह सकते हैं, क्योंकि कॉइल 1 ये है। तो यदि हम इस I2 को चेंज करते रहे तो ये फ्लक्स भी चेंज होने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो यहां पर एक EMF जनरेट हो जाएगा, E1 किसके बराबर होगा? E1 होगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ di2/dt, इसके बराबर होगा। और साथ में हम प्रोपोर्शनलिटी हम देख चुके हैं, तो यहां पर M12 लिखेंगे। अब M12 मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन इस एक का दूसरे के कारण, तो ये बिल्कुल सेम चीज आ गई। तो आप देखिए जो E1 आया और जो आपका E2 था, दोनों बराबर ही तो हो गए। E1 E2 यानी कि अगर एक में करंट वेरी करेंगे दूसरे में होगा, दूसरे में करंट वेरी करेंगे पहले में होगा, यानी कि M21 और M12 तो एक ही बात है ना, यानी कि ये आपका दोनों ही M12 ले M21 ले, दोनों M है। और इसी को हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। दो आपके सोलेनॉइड है लंबे, उनका बराबर लेंथ है L का, और जो दो लॉन्ग सोलेनॉइड है उनका लेंथ L है, और एक छोटा सोलेनॉइड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसको रखा गया बड़े सोलेनॉइड में इस तरीके से कि उनकी एक्सेस कोइंसाइड कर रही है। बड़े के अंदर छोटे को रखा गया ताकि वो एक्सेस कोइंसाइड कर रहे हैं। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है सिस्टम का। अब देखिए जरूरी नहीं है कि एक यहां पर है तो एक यहां होगा, मैंने कहा ये कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये बड़ा है तो इसके अंदर हम इस तरीके से छोटा रख सकते हैं। तो जब एक करंट I1 ये फ्लो करा होगा छोटे वाले में, मतलब अंदर वाले में, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? क्योंकि सोलेनॉइड का हम जानते हैं μ0 N1 I1/L। I1 इसका करंट मान लीजिए छोटे वाले का, N1 इसमें नंबर ऑफ वन एंड टर्न्स मान लीजिए, लेंथ इसका L है क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है। ठीक, तो N1 आपका जो स्मॉलर छोटी सोलेनॉइड है उसका टर्न हो गया। अब जो फ्लक्स लिंक होगा ये क्या चीज है? ये तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब अगर आप बात करेंगे फ्लक्स की, तो फाई क्या होता है? B/A, राइट। B आपका ये हो गया। अब ये B ये हो गया, और उसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपका μ0 N1 I1/L है, तो जो सोलिनॉइड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए मैंने तो इसको तो B ले लिया, ये मेरा μ0 N1, ये वाला तो आपका यहां तक क्या हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं। और N2 आप कह रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है लार्जर कॉइल के, तो phi2 पे क्या जनरेट होगा? phi2 पे ये B होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बड़े वाले क्या आएंगे जो बड़े में जनरेट हो रहा है, और एरिया ये आएगा। तो M21 क्या होता है? M21 या M12, खैर दो है इसलिए हम M21 लेते हैं, वो होगा phi2/I, राइट, I1, phi2/I1, क्योंकि इस I1 के कारण phi2 हो रहा है। ध्यान रखिएगा, phi1 जो होता है I2 के कारण होता है, तो phi2 डिवाइडेड बाय I1, ये आपका N21 है, तो इसको जरा I1 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह M21 है। अब ऐसी सिचुएशन समझिए जिसमें करंट I2 ये हो रहा है बाहर वाले सॉलिडॉइड में, बाहर के सॉलिडॉइड में, तो उसके अंदर फील्ड क्या बनेगी? बिल्कुल इसी एनालॉजी से आप क्या कहेंगे, μ0 N2, ये बाहर वाले के बारे में बात हो रही है, करंट उसमें I2 बह रहा है, लेंथ उसका सेम है। तो अब अंदर वाले के कारण क्या, अंदर में क्या फ्लक्स होगा? जो फ्लक्स लिंक होगा अंदर वाले सोलेनॉइड में, उसको हम phi1 कहेंगे। यहाँ पर अंदर वाले में phi1, बाहर वाले में phi2, तो phi1 क्या होगा? बिल्कुल सेम एनालॉजी करेंगे, μ0 N1 N2 I2/A/L। अब M21 क्या होगा? बिल्कुल सेम इसी एनालॉजी से, ये phi1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, तो phi1/I2, इसको I2 से डिवाइड कर दीजिए, I2 कैंसिल, ये आ जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। M21 आपका M12 के बराबर होगा, जो M के बराबर होगा। एक छोटा स्क्वायर लूप है और उसका जो वायर जिसका लेंथ L है, तो ये अंदर जो है L लेंथ का है, ये भी स्क्वायर है, और ये बड़े एक स्क्वायर के अंदर रखा गया जिसका जो साइड है उसका लेंथ कैपिटल L है,
और ये एल बहुत बड़ा है छोटे एल से, मतलब ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है वो काफी बड़ा है छोटे वाले से। अब ये लूप है को प्लानर है, यानी कि एक ही प्लेन में रखे हैं, इन दोनों के सेंटर कोइंसाइड होते हैं, यानी कि ये सेंटर इस वाले का भी है, ये सेंटर इस वाले का भी है। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है सिस्टम का, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि एक करंट आई पास हो रहा है इस बड़े वाले लूप से, यहां से, तो आपने कहा ये आई पास हो रहा है यहां से, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होनी चाहिए? अब देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे, ये जो चीज आई है इसको बहुत ध्यान से समझिए कि हम जो है एक के कारण यहां पर निकाल ले, ठीक, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और वो क्या होता है? म्यू 0 आई बाय यहां पर 4 पाई है, और एल ये आप देखिए यहां से यहां तक L/2 है। तो अब ये आपको यहां पर इसका ये L/2 है, यहां पर अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये 45 डिग्री 45 डिग्री है। अब इसको कहें कि भाई 45 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको कि ये जो लेंथ है इसको निकालना है बेसिकली, राइट? तो एक वायर से इस डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी आएगी इस तरीके से, और ये जो आई है ये एक के कारण आई है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, मतलब ये एक के कारण आई है, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के कारण आ जाएगी। तो ये जो आई है इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसमें आपको बहुत जरूरी है कि एक वायर के कारण क्या एक डिस्टेंस इस L/2 डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना है, वो और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब ये बताया गया कि जो स्मॉल एल है कैपिटल एल से बहुत छोटा है, तो जो वैल्यू है बी की उसको हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं इस एरिया पे। एरिया आपका पाई एल स्क्वायर है, इस एल जो बड़े वाला है उसका पाई एल स्क्वायर है। देखिए फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है बी इंटू ए, बी आपने निकाल लिया, ए आपका पाई एल स्क्वायर है। तो अब क्योंकि कैपिटल एल है, हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि हमको छोटे वाले केस में निकालना है, क्वेश्चन ये है, तो बी इंटू ए, बड़े वाले में करंट जो बह रहा है उसके कारण अंदर में क्या होगा, तो बी इंटू ए, एरिया आप अपने छोटे वाले का लेंगे, बी आपका ये था ही, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो इसको करंट से डिवाइड कर दीजिए, आई तो हमने माना था ना इसलिए आई कैंसिल, ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। एक करंट आई है जो पास हो रहा है, एक सेंट्रल वायर है और आउटर सिलेंड्रिकल लेयर है जो कोएक्सियल है, या ये कहे कोएक्सियल केबल है जो म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका एक करंट आई यहां पर बह रहा है, ठीक है, एक करंट आई बह रहा है और वो पास हो रहा है एक सेंट्रल वायर से, और साथ में जो बाहर का सिलेंड्रिकल लेयर है एक कोएक्सियल मतलब होता है, देखिए ये एक एक्सिस हुई, ये एक्सिस हुई, तो ये आपके दो इनकी ये कॉमन एक्सिस हुई, इसलिए इसको कोएक्सियल केबल बोलते हैं। तो यहां पर एक है, उसके ऊपर दूसरा है, तो जो कोएक्सियल आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है इस केबल का, और कोएक्सियल केबल मान लीजिए वो नॉर्मल है इस प्लेन ऑफ पेपर के, यानी कि अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं, क्रॉस नहीं कर सकता हूं, आपको समझाता हूं कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। आप मान लीजिए ये पेपर है और इसके अंदर मैं ये दिखा रहा हूं, ये आपके सामने पेपर में, ये इसके अंदर जा रही है, तो इसके अंदर जा रही है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी डिस्टेंस x पर किसी वायर के कारण, तो अगर मैं किसी एक वायर ले लूं और मैं किसी x डिस्टेंस में निकालना चाहूं, तो मैं जानता हूं कि म्यू आई बाय 2πx मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पास हो रही है, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, आप एक काम करते हैं कि एक छोटा सा एक स्ट्रिप ले लेते हैं dx। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पास हो रही है स्ट्रिप से, जिसका लेंथ l है, विड्थ dx है, ये dx विड्थ हो गया, और आपने कहा कि इसके स्ट्रिप मान लीजिए लेंथ l है, तो अब फाई क्या होगा? फाई होता है b इंटू ए, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू जो उसका विड्थ है, l इंटू डी एक्स, तो b मैग्नेटिक फील्ड होगी, l इंटू डी एक्स ये हो गया, b की जगह आप ये रख दीजिए, तो ये म्यू 0 आई एल 2πx dx हो गया। अब देखिएगा कि जो फ्लक्स पास हो रहा है इस स्पेस में जिसकी लेंथ l है, ब्रेथ b माइनस ए लेंथ कैसी हुई? देखिए यहां से यहां तक मैं कह रहा हूं b है, यहां से यहां तक इसका, यहां से यहां तक ये a है, यहां से पूरा b है, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक ले जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये a को माइनस करना पड़ेगा, तो हम ले जाएंगे इसको b माइनस ए, ये यहां से यहां तक पूरा इधर से इधर तक ले जाना है। तो अब क्या करेंगे, हम इस a से शुरू करेंगे और b तक ले जाएंगे, इस यहां से लेकर इस a से लेकर b तक पूरा ले जाएंगे, और हम कहेंगे कि पूरा फाई कितना होता है ये देखेंगे। तो a से लेकर b तक जाना है, डी फाई आपका हो गया, और ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ रखेंगे a टू b, बाकी चीज जो बाहर आ सकती है बाहर लेंगे, ये लॉग आ जाएगा, लॉग बी ए और लॉग बी बाय ए, ये आपका फाई आएगा, और जो एल हो जाए सेल्फ इंडक्टेंस वो फाई बाय आई होता है,
तो आई से डिवाइड कर दीजिए, आई आई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। आपको प्रूव करना है कि जो एनर्जी डेंसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, एक बहुत लंबा सोलेनॉइड है, वो इतनी, इसकी संख्या b²/2μ0 होती है। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है किसी भी कॉइल के साथ लिंक्ड होता है वो तो हम जानते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि B आपका μ0 Ni/L होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। N आपके नंबर ऑफ टर्न्स है इस सोलेनॉइड में, ऐसे जो होती है। लेंथ आपका जो सोलेनॉइड का लेंथ है, E आपका I जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। अब जो यदि सेल्फ इंडक्टेंस आपका L है तो एनर्जी क्या होती है ये भी हम देख चुके हैं, ½ Li²। ये आपकी एनर्जी हो गई। अब क्या करिए, इस I में ये जो वैल्यू ऑफ I है, यहां से I की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दीजिए, मतलब I क्या हो जाएगा, BL/μ0N, ये उठा के इसमें रख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ गया। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है सोलेनॉइड का, वो भी हम जानते हैं, L होता है आपका μ0 N²A/L, मतलब N×N/A×L। तो ये जो आपका L आया उसको आप यहाँ पर रख दीजिए इस जगह पे, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो आपको 1/2μ0 AL/B²। और आप देखिए A×L क्या है इसमें, ये एरिया है, ये लेंथ है, ये क्या होता है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है। तो जो एनर्जी डेंसिटी, कहने का मतलब जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप AL से डिवाइड कर दें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। AL को काट दीजिए, b²/2μ0 आ गया। यही आपको प्रूव करना था। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि हमने अभी यहां पर एक चीज दिखाई ये वाली, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लगती है जो ½ ε0E² है। तो दोनों को जोड़ना है। सर्टेन सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर दोनों को, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में निकालते हैं, जो चार्ज कैपेसिटर है, एनर्जी डेंसिटी उसकी इतनी है। तो आपकी ये दोनों चीजें जो है, ये खासतौर पे सोलिनॉइड और कैपेसिटर के बारे में बात करें तो यहां पर भी वैलिड होती है, जनरल केस है, तो दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो ये एक और पार्ट हुआ हमारे इस डिस्कशन का, आगे एक और लेंगे। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।